बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज, खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात, चैनल वन है तुम्हारे साथ। चैनल वन न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात नहीं करेंगे हम बर्दाश्त, बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज, खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात, चैनल वन है तुम्हारे साथ। चैनल वन न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुल्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर।
حنين بدي منك ما تحرمني لا بكل دقيقة تعذبني. आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख। पेश खिदमत है मंजरनामा। गुजरात पुलिस के जरिए किए गए फर्जी एनकाउंटर में मारे गए बेगुनाह सादिक जमाल के अहले खाना अब भी इंसाफ से महरूम हैं। वाज़ेह रहे कि गुजरात पुलिस ने 10 साल कबल सादिक जमाल नाम के एक नौजवान को फर्जी एनकाउंटर करके मौत के घाट उतार दिया था। सादिक के घर वालों का इल्जाम है कि चंद पुलिस अफसरान ने सिर्फ अपनी तरक्की और शोहरत के लिए सादिक को मौत के घाट उतारा। हाईकोर्ट में सादिक जमाल का मुकदमा अभी जेर समाअत है और अभी भी सादिक जमाल के अहले खाना इंसाफ से महरूम हैं। वाज़ेह रहे कि गुजरात पुलिस ने 10 साल कबल सादिक जमाल नाम के इस नौजवान को फर्जी एनकाउंटर के तहत मौत के घाट उतार दिया था और सादिक के अहले खाना का इल्जाम है कि चंद पुलिस अफसरान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की और शोहरत के लिए सादिक को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल ये पूरा मामला हाईकोर्ट में है और ये मुकदमा अभी जेर समाअत है। और इसी पर मजीद बातचीत के लिए चैनल वन न्यूज नामानिगार जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जैदी, जिस तरह से अब इंसाफ की दरकार इस परिवार को है, सादिक जमाल के अहले खाना कब से इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ इशारा, क्या कुछ इम्कान फिलहाल हैं, क्या इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, सादिक जमाल का जो केस हुआ था आज से तकरीबन 10 साल पहले हुआ था और तकरीबन 10 साल पहले एक एनकाउंटर वाक़या हुआ था गुजरात में और उस एनकाउंटर में सादिक जमाल के अलावा भी कुछ और लोग मारे गए थे। तो 10 साल हो गए हैं मुसलसल और 10 साल से उनके अहले खाना इंसाफ के लिए भागदौड़ कर रहे हैं और काफी कोशिशें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया जो कि उन्हें मिलना चाहिए था। और ये बात भी अपनी जगह साफ हो गई थी कि ये एक फर्जी एनकाउंटर मामला था और जिसमें कुछ पुलिस वालों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अभी तक जो इस फर्जी एनकाउंटर के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसकी अभी तक कोई वो मास्टरमाइंड अभी तक सामने नहीं आया है जिसको जैदी हाईकोर्ट में ये पूरा मामला जेरे समाअत है। क्या इतने पुख्ता सबूत इस बात के मौजूद हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर था और क्या इतने पुख्ता सबूत मौजूद हैं जिनसे ये कहा जा सके कि इंसाफ मुमकिन है? जी हाँ, इस तरह के पुख्ता सबूत तो मिल चुके हैं, लेकिन वो जिस तरीके से ये डिले हो रहा है ये इसीलिए उनके घर वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से सारे सबूत उन्होंने मुहैया करा दिए हैं, मतलब उनके वकील ने, और उसी सबूतों की बुनियाद पर उन पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जा चुका है कि जिन्होंने ये एनकाउंटर किया था। लेकिन इसके पीछे जो जिसका हाथ था किसी सियासी लीडर का, उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए। जब तक के कुछ शक कराया आ रहा था, अमित शाह का नाम भी आ रहा था, लेकिन उनको अभी तक उनके खिलाफ पूरी तरह से वो सबूत या तो कोर्ट के डिले की वजह से या जिस तरह से पूरे तरीके से सुस्त रवैया होता है हमारे कोर्ट का, उसकी वजह से सारा मामला अभी तक साफ नहीं हो पाया और इसी वजह से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जबकि उसके घर वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहे हैं कि उसमें शायद उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। बिल्कुल सही कहा आपने, सुस्त रवैया है और यही वजह है कि 10 साल कबल का ये पूरा मामला है। बावजूद इसके अब तक इंसाफ की सिर्फ उम्मीद नजर आ रही है, इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैदी, हाईकोर्ट में जो अब तक की कार्रवाई हुई है उस पर आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ है अब तक, कौन कौन से सबूत पेश किए जा चुके हैं और आगे कार्रवाई कब होनी है, कैसे होनी? देखिए, जिस तरीके से जो सबूत मुहैया कराए गए थे उसके कुछ दिन बाद, आज से 10 साल पहले, ये तकरीबन 13 जनवरी 2003 का केस है, उसके कुछ दिन ही बाद, कुछ सालों के मतलब कुछ महीनों के बाद ही इस तरह के सबूत आ गए थे कि ये फर्जी तरीके से किया गया था, क्योंकि ये जो सादिक जमाल जो था ये अहमदाबाद का रहने वाला था और ये किसी दूसरे गांव में रह रहा था। तो इस तरह की बातें सामने आई थी कुछ लोगों के जरिए, कुछ गवाहों के जरिए कि इस शख्स को, सादिक जमाल को, इस नौजवान को पहले उठाया गया और 2-3 दिन बाद एनकाउंटर की बात सामने आई, यानी 2-3 दिन बाद मारा गया।
यानी पुलिस ने जब इस सादिक जमाल को उठाया उसके तकरीबन 3 दिन बाद इसे एनकाउंटर में कत्ल किया गया। तो इस चीज से साबित हो गया था कि एक तरीके से फर्जी है, और जबकि पुलिस का इल्जाम था कि ये दहशतगर्दाना कार्रवाई अंजाम देने वाले थे, लेकिन इस तरीके से जो हथियार या इस तरीके से जो मिले थे उससे खुद ही साबित हो गया था जब मीडिया के सामने आए थे कि वो रखे हुए थे। यानी इनके पास रखे गए, बाकायदा पुलिस ने एक साजिश रची और इन लोगों के पास हथियार रखे, आरडीएक्स से जुड़े हुए कुछ और गोला बारूद, और उसके बाद कहा कि ये दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता है। लेकिन अभी तक उस दहशतगर्द तंजीम का नाम ही नहीं आया है कि जिससे वाबस्ता है, क्योंकि कोई भी किसी भी इलाके में कोई भी शख्स जब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि किसी बड़े गिरोह का हाथ ना हो, क्योंकि हथियार या जिस तरीके से आरडीएक्स जो मुहैया कराते हैं वो उस तरह का यहाँ पर दहशतगर्द दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उस तरह के जो होते हैं वो पाकिस्तान में या कश्मीर की तरफ होता है। लेकिन इस तरह के से जब इन्होंने वो मयाद दिखाया इसके पास, लेकिन उस तंजीम का नाम नहीं बता पाए कि किस तंजीम से ये जुड़ा हुआ है। तो जब तक तंजीम का नाम नहीं ये बता पाए तो उसी से बात साबित हो गई थी कि एक फर्जी मामला है। बिल्कुल, और इसके पुख्ता सबूत भी मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके इंसाफ नहीं हो रहा है। जैदी, क्या अकेला है ये परिवार, ये खानदान सादिक जमाल के अहले खाना के साथ? क्या कोई भी समाजी तंजीम या कोई भी सियासी हस्ती आपको नजर आ रही है जो इस मामले में इंसाफ की मांग कर रही हो? देखिए, इसमें कोई सियासी हस्ती तो नहीं आ रही है, लेकिन इसके भाई हैं शब्बीर, वो इसमें पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और ये जन संघर्ष मंच के वकील है डॉक्टर सिन्हा जो है जन संघर्ष मंच से जुड़े हुए हैं, तो ये काफी इसमें कारकर्दगी कर रहे हैं और काफी सपोर्ट इसमें दे रहे हैं और यही ये मुकदमा लड़ रहे हैं। तो इन्हीं की मांग है कि सीबीआई की गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वैसे कोई सियासी तंजीम तो इनके साथ नहीं है अभी, लेकिन हाँ कुछ एनजीओ वगैरह है जो सामाजिक कारकुन के तौर पर काम करते हैं, उनकी इनके साथ सपोर्ट है। और वैसे अवाम की भी सपोर्ट रही है, क्योंकि जिस तरह से जब ये केस हुआ था तो काफी जगह एहतजाज हुए थे इनके हिमायत में और गुजरात पुलिस के खिलाफ। तो जब मतलब आवाम की सपोर्ट तो इनके साथ है, लेकिन कोई बहुत बड़ी सियासी तंजीम की सपोर्ट नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैदी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी। तो कोई भी समाजी तंजीम नहीं है, लेकिन खुद अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है ये खानदान, ये परिवार, और फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ अब इंसाफ की मांग को बुलंद किया जा रहा है। देखना होगा कि हाईकोर्ट में जो जेर समाअत पूरा मामला है उस पर कितनी जल्द कार्रवाई हो पाएगी, और साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो मांग रखी गई है क्या वो पूरी हो पाएगी। और मुसलमानों की जानिब से शहीद स्मारक जयपुर में मुनक्किद होने वाले सहरोजा चिंतन मीटिंग मुनक्किद की गई है, जिसमें मुस्लिम अराकीन पार्लियामेंट, मिली तंजीमों के अराकीन और सामाजिक कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर मेंबराने पार्लियामेंट अली अनवर और मोहम्मद अदीब और साथ ही सामाजिक कारकुन महेश भट्ट ने शिरकत की। साथ ही कांग्रेस को 15 नकाती मेमोरेंडम पेश किया। तो शहीद स्मारक जयपुर में मुनक्किद हुई ये सहरोजा चिंतन मीटिंग, और इसमें मुस्लिम अराकीन पार्लियामेंट, मिली तंजीमों के अराकीन और सामाजी कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर मेंबराने पार्लियामेंट अली अनवर और मोहम्मद अदीब समेत सामाजी कारकुन महेश भट्ट ने भी शिरकत की, और साथ ही कांग्रेस को 15 नकाती मेमोरेंडम पेश किया गया। और इसी पर और बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सीनियर सहाफी इकबाल अहमद साहब जुड़ गए हैं। इकबाल साहब, खैर मकदम है आपका चैनल वन न्यूज पर। आपका यहाँ पर नजरिया समझना चाहेंगे कि जो तमाम मांगे रखी गई हैं मुसलमानों की जानिब से, समाजी कारकुन महेश भट्ट भी इनके साथ शामिल हैं कि जो अकलियत हैं उन्हें हज कमेटी का जिम्मा सौंप दिया जाए, क्या आप इस मांग को दुरुस्त मानते हैं?
नहीं, जाहिर सी बात है कि जो मुसलमानों से जिन बातों का ताल्लुक है जी, अगर इसे मुसलमान खुद अपने लेवल पे अगर इसे हल करें तो ज्यादा बेहतर होगा जी। और वो सारी कमियों को और खामियों को समझते हैं और खूबियों को भी समझते हैं कि अपने मसाइल को किस तरह से हल किया जाए। जी, तो क्या इस तरह का मुतालबा आप दुरुस्त मानते हैं? आपको यहाँ पर हम आपको इत्तला देना चाहेंगे कि 15 नकाती मेमोरेंडम भी यहाँ पर पेश किया गया है। क्या इस तरह का मुतालबा, इस तरह की मुखालफत आप दुरुस्त मानते हैं? नहीं, उन मुतालबात में क्या क्या चीजें, दो चार खास बातों को बता दीजिए तो मैं समझ सकूं। जी, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो तमाम उमूर यहाँ पर उन मुसलमानों को उनमें शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा जो अकलियत है उन्हें हज कमेटी का जिम्मा सौंपने की बात कही गई है। इसके अलावा खास तौर पर तालीम पर जोर देने की बात रखी गई है। देखिए, तालीमी मामले पे ये सच्चर कमेटी और रंगनाथन मिश्रा की जो रिपोर्ट आई थी, इससे बात वाज़ेह हो गई थी कि मुसलमान इक़्तिसादी तौर पर, समाजी और तालीमी तौर पर काफ़ी पसमानदा हो चुका है और देखा जाए तो दूसरे जो कौमें हैं उससे काफ़ी पिछड़ चुकी है। तो इसलिए मुसलमानों के लिए तो हुकूमत को खुसूसी कोई ना कोई फार्मूला बनाना चाहिए ताकि मुसलमान भी दूसरे कौमों के साथ शाना बशाना चल सकें और इस मुल्क की तरक्की में बराबर का साथ दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इकबाल साहब। और जिस तरह से अब ये पूरा सेमिनार हुआ है, चिंतन मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हुकूमत तक बातें पहुंचाई जाएंगी और उनका हल निकाला जाएगा। और नफरत फैलाने वाली तकरीर करने के इल्जाम में गिरफ्तार MIM के MLA अकरबुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उनकी अदालती तहवील 22 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। वाजह रहे कि इससे पहले एक मकामी अदालत ने ओवैसी को 12 जनवरी से 16 जनवरी तक 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का हुक्म दिया था। उधर इराकी हुक्काम का कहना है कि उन्होंने 175 कैदियों को रिहा कर दिया है। इन अफराद की रिहाई मुसलमानों के हालिया मुजाहिरों के नतीजे में अमल में आई है। इराक के नायब वजीर आजम हुसैन शहर सतानी ने हुकूमत की जानिब से इन अफराद से माफी मांगते हुए कहा कि इन लोगों ने तवील अरसे तक कैद का सामना किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते 335 कैदियों को रिहा किया गया है। इराक में एहतजाजों के दौरान गिरफ्तार किए गए कैदियों को छोड़ दिया गया है। इराकी हुक्काम का कहना है कि उन्होंने मजीद 175 कैदियों को रिहा किया है। इन अफराद की रिहाई बज़ाहिर मुसलमानों के हालिया मुजाहिरों के नतीजे में अमल में आई है। इराक के नायब वजीर आजम हुसैन शहर सतानी ने हुकूमत की जानिब से इन अफराद से माफी मांगी है और कहा कि इन लोगों ने एक तवील अरसे तक कैद का सामना किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते 335 कैदियों को रिहा किया गया था। दरअसल इराक में हजारों की तादाद में सुन्नी मुसलमान मुबैना इम्तियाजी सलूक का सामना करने की शिकायत करते रहे हैं। वहीं इराक के वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने इस सिलसिले में नायब वजीर आजम हुसैन शहर सतानी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है ताकि मुजाहिरीन के मुतालबात को देखा जा सके। इराक में सुन्नी अक्सरियती सूबों में 3 हफ्तों से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और उनका एक मुतालबा बगैर किसी इल्जाम के कैद में रखे जाने वाले अफराद की रिहाई भी थी। वहीं दूसरी जानिब इराकी हुक्काम के मुताबिक कुछ बाहरी ताकतें इराक के सुन्नी मुसलमानों को हुकूमत के खिलाफ भड़का रही है, जबकि वे ताकतें अपने मुल्क में अवाम के साथ बेइंसाफी का मुजाहरा करती आ रही है। बहरीन और सऊदी अरब में शिया मुसलमानों पर होने वाले मजालिम इसका जीता जागता सबूत है। इराक की जेलों में कैदियों को रिहा करने के हवाले से एक तकरीब बगदाद जेल में मुनक्किद हुई।
वहीं जराये के मुताबिक रिहाई के मौके पर कैदियों को कुरान के नुस्खे और मिठाई बांटी गई। कैद से रिहा होने वाले कैदियों की ज्यादातर तादाद सुन्नी मुसलमान है। वाज़ेह है इराक में अमेरिका के हमले से पहले एक लंबे अरसे तक सद्दाम की हुकूमत रही है। सद्दामी हुकूमत के दौरान इराक के शिया मुसलमान और कुर्दों पर लंबे अरसे तक जुल्म व तशद्दुद जारी रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने सलामती और दीगर इलाकाई उमूर पर तबादले ख्याल के लिए सऊदी वजीर दाखिला मोहम्मद बिन नायफ से मुलाकात की है। वालिद की मौत के बाद वजीर बनाए जाने वाले मोहम्मद बिन नायफ नई तकर्री से पहले अपने मुल्क में काफी दिनों से सिक्योरिटी के सरबराह के ओहदे पर फायज थे। अलकायदा के खिलाफ मुहिम में उनके किरदार को अमेरिकी हुकूमत ने काफी सराहा है। अमेरिका से रिश्ते और मुस्तहकम बनाने के लिए सऊदी वजीर दाखिला मोहम्मद बिन नायफ ने बराक ओबामा से मुलाकात की है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा से इस मुलाकात के दौरान सलामती और दीगर इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दरअसल बाप की मौत के बाद वजीर बनाए जाने वाले मोहम्मद बिन नायफ नई तकर्री से पहले अपने मुल्क में काफी दिनों से सिक्योरिटी के सरबराह के ओहदे पर फायज थे। दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के खिलाफ मुहिम में उनके किरदार को मगरबी हुकूमत ने काफी सराहा था। वही अमेरिका की जानिब से भी काफी तारीफ की गई थी। ओबामा और मोहम्मद बिन नायफ ने सलामती और बाहमी फायदे के इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ अमेरिका सऊदी मजबूत साझेदारी की तौसीक भी की है। अमेरिका का खास इत्तेहादी समझे जाने वाले सऊदी अरब ने जो तेल बरामद करने वाले मुल्कों में सरे फहरिस्त थे, अलकायदा के खिलाफ अहम खुफिया इत्तलात अमेरिका को फराहम की है और साथ ही ईरान के न्यूक्लियाई प्रोग्राम के खिलाफ भी अमेरिका की उन कोशिशों का साथ देने में अरब हुकूमतों को मुत्तहिद किया है, जिनका मकसद ईरान को तनो-तनहा करना था। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब के फरमानरवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने मदीना मुनव्वरा और तेल की दौलत से मालामाल मशरकी सूबे के नए गवर्नर का तकर्रुर किया है। रियाज में शाह अब्दुल्ला की जानिब से जारी करदा फरमान के मुताबिक उन्हें शहजादा फैसल बिन सुलेमान को मदीना मुनव्वरा के इलाके का गवर्नर बनाया है। इस हैसियत में उनका मर्तबा सऊदी वजीर के बराबर होगा। शहजादा फैसल को शहजादा अब्दुल अजीज बिन माजिद की जगह गवर्नर बनाया गया है। सऊदी वजीर दाखिला और अमेरिकी सदर की इस मुलाकात से आलम मुसलमान में बेचैनी बढ़ सकती है। जहां एक तरफ अमेरिका के मजालिम दुनिया के मुसलमानों पर बरपा हो रहे हैं, ऐसे पुरतशद्दुद हालात में सऊदी अरब का अमेरिका से दोस्ती सोचने वाली बात है। साथ ही फिलिस्तीन और मुसलमानों के लिए बेचैनी का सबब है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। उधर शामी हुकूमत ने पेट्रोल के लिए कतारों में खड़ी आवाम पर बमबारी के बाद हल्ब यूनिवर्सिटी के तलबा को अजदी तोपखाने का निशाना बनाकर अपने वहशियाना मजालिम के बाब में एक नए बाब का इजाफा किया है। हमले में 52 यूनिवर्सिटी के तलबा जाँ बहक हुए हैं, जबकि मुताहिद जख्मी हो गए हैं। बमबारी से जाए हादसे के करीब 15 गाड़ियों में भी आग लग गई। शामी फिजाइया के मख्तयारे से हलब यूनिवर्सिटी पर 2 मिसाइल दागे गए। पहला मिसाइल अल उमारह राउंड अबाउट जबकि दूसरा कैंपस हॉस्टल नंबर 2 पर गिरा। शामी हुकूमत ने पेट्रोल की खातिर कतारों में खड़े अवाम पर बमबारी के बाद हल्ब यूनिवर्सिटी के तलबा को अपना निशाना बनाया है। हमले में 52 यूनिवर्सिटी तलबा जहाँ बहक हुए हैं, जबकि 10 से भी ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। बमबारी से जाए हादसे के करीब खड़ी 15 गाड़ियों को भी आग लग गई। शामी फिजाइये के मिग तैयारों से हल्ब यूनिवर्सिटी पर 2 मिसाइल दागे गए। पहला मिसाइल अलमारा राउंड अबाउट जबकि दूसरा कैंपस हॉस्टल नंबर 2 पर गिरा। ऐनी शाहिदीन ने अल अरेबिया को बताया कि सिक्योरिटी हुकाम ने मिग लड़ाकू तैयारे की बमबारी से कबल कैंपस के दरवाजे बंद कर दिए थे। उसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों के कैंपस से बाहर निकलते ही बमबारी कर दी गई। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले तलबा बमबारी का निशाना बनने वाले तलबा के जिस्म के टुकड़े दूर दूर फैल गए। 50 काबिल शनाख्त नाशों की तस्दीक हो चुकी है। याद रहे कि यूनिवर्सिटी में आज पहला पर्चा था, जिसकी वजह से कैंपस में तलबा की हाजिरी 100% थी। सख्त सर्दी के बावजूद तलबा की इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी की एक वजह ये भी बताई जाती है कि उससे कबल तालीमी इदारों को बशर अल असद की हामी फौज ने इतने बड़े पैमाने पर अपना हदफ नहीं बनाया। शाम के सरकारी टीवी चैनल ने हल्ब यूनिवर्सिटी पर बमबारी के फौरन बाद हमले की न्यूज ब्रेक करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में बम धमाका नहीं बल्कि शामी फिजाइये के तैयारों से बमबारी की गई है।
याद रहे कि ये सारी तफसील हमले के चंद मिनट बाद ही सरकारी टीवी के ब्रेकिंग न्यूज में नश्र की जा रही थी। शामी हुकूमत के हामी दुनिया टीवी की एक टीम हमले के चंद मिनट बाद ही बशार अल असद की हिमायत में रैली को कवर करने पहुंच गई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला किस कदर मुनज़्ज़म तौर पर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और यूरोपियन यूनियन ने सऊदी फरमानरवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के हालिया फरमान का खैर मकदम किया है, जिसके तहत उन्होंने सऊदी अरब की तारीख में पहले मर्तबा ख्वातीन को शूरा काउंसिल का अरकान मुकर्रर किया है। यूरोपीय कमीशन की तर्जुमान नबीला मिस्र अली ने एक बयान में शाह अब्दुल्ला के जारी करदा फरमान को सराहा है और कहा कि मुशावरती काउंसिल में ख्वातीन की 20% नुमाइंदगी उन्हें बाइख्तियार बनाने और सऊदी अरब में सियासी अमल में शिरकत के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है। यूरोपीय यूनियन ने सऊदी फरमानवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के हालिया फरमान का खैर मकदम किया है, जिसके तहत उन्होंने सऊदी अरब की तारीख में पहली मर्तबा खवातीन को शोरा काउंसिल का अरकान मुकर्रर किया है। यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान नबीला मिस्र अली ने मंगल को एक बयान में शाह अब्दुल्ला के 11 जनवरी को जारी करदा फरमान को सराहा है और कहा कि मुशावरती इदारे में खवातीन की 20% नुमाइंदगी उन्हें बाख्तियार बनाने और सऊदी अरब में सियासी अमल में शिरकत के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि शाह अब्दुल्ला का ये फैसला मुस्बत रुझानात का अक्कास है। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि शाह अब्दुल्ला का ये फैसला मुस्बत रुझानात की अक्कासी करता है और उनके माजी के एक और फैसले का तसलसल है, जिसके तहत खवातीन को 2015 में सऊदी अरब में होने वाले बलदियाती इंतखाबात में खवातीन को वोट डालने और बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई थी। तर्जुमान ने कहा कि यूरोपीय यूनियन सऊदी अरब में सनफी इम्तियाज की जानिब इन इक़दामात का खैर मकदम करती है और इस ज़िम्न में मज़ीद इक़दामात के लिए हौसला अफजाई करती है ताकि सऊदी मुआशरे में ख़वातीन को बाख्तियार बनाया जाए। खादिमुल हरमैन शरीफैन के गुज़िश्ता जुमे को जारी करदा शाही फरमान के तहत 150 अरकान पर मुश्तमिल शोरा काउंसिल के दस्तूर की 2 दफ़ात में तरमीम की गई थी। दफा 3 में पहली तरमीम के तहत शोरा काउंसिल में खवातीन के लिए 20% कोटा मुख्तस किया गया था और उस हुक्मनामे के फौरी बाद शाह अब्दुल्ला ने शोरा काउंसिल में 30 खवातीन का तकर्रुर किया था, जबकि उससे पहले सिर्फ मर्द हजरात ही इस नामजद मुशावरती असम्बली के अरकान चले आ रहे थे। दफा 22 में तरमीम के तहत खवातीन को शोरा काउंसिल की मुकम्मल रुकनियत का हक हासिल होगा और वो अपने फराइज और जिम्मेदारियों को आज़ादी से अदा करने की पाबंद होंगी। शोरा काउंसिल की खवातीन अरकान इस्लामी शरीयत के उसूलों की पासदारी करेंगी। वो किसी भी खिलाफ वर्जी की मुर्तकब नहीं होंगी और वो मुनासिब हिजाब यानी कि नकाब ओढ़ेंगी। इसके अलावा उन्हें काउंसिल की इमारत में अमले समेत मखसूस दफातर मुहैया किए जाएंगे और नमाजें अदा करने के लिए अलग जगह मुख्तस की जाएगी। वाज़ेह है कि शोरा काउंसिल मुशावरती असम्बली के अरकान को सऊदी शाह मुकर्रर करते हैं। ये काउंसिल सऊदी अरब के मुशावरती इदारे के तौर पर काम करती है और ये वक्त ज़रूरियात या हालात के तकाज़ों के मुताबिक क़वानीन के मसौदे तैयार करके शाह अब्दुल्ला को भेजती है। इसके बाद शाह उन क़वानीन की मंजूरी देते हैं या उनका मुल्क में निफाज कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। بدي منك ما تحرمني لبكي اللي أتعب